हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम यूनिट 2 के फिफ्थ पार्ट पे आ चुके हैं। ठीक है। हमारा बीच में कुछ लेक्चर्स डिले हो गए हैं, सो सॉरी फॉर दैट। हाउएवर अभी हम कंटिन्यूअसली अपलोड करेंगे वीडियोस को, ताकि आप लोग अपने सिलेबस को टाइमली कवर कर सको। ठीक है। पिछला हमने पर्सनालिटी वाला टॉपिक कवर किया है। आई होप आप वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है, मैं वीडियो में आपको ऊपर लिंक दे दूंगी। अब जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है वैल्यूज एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस के टॉपिक को। वैल्यूज क्या होते हैं? देखो, हम एक बहुत कॉमनली वर्ड यूज करते हैं, इसमें बच्चे में बहुत वैल्यूज है या इसके अंदर वैल्यूज नहीं है। क्या है ये वैल्यूज? ये वैल्यूज वो चीज है जो इंसान की लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है, मतलब उसका कोई एक मीनिंग देती है, उसको पर्पस देती है, डायरेक्शन देती है। ठीक है। इसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि क्या इंसान ने अपनी सारी चीजें, जो भी सोशल, इंडिविजुअल, जितनी भी चीजें हैं, उसको अपनी पर्सनालिटी में ले करके एक चीज डेवलप करी है, नहीं करी है। देखो, वैल्यू क्या है? वैल्यूज कुछ भी चीज जो एक इंसान के लिए डिजायरेबल हो। एक इंसान क्या करता है? अडॉप्ट करता है कुछ वैल्यू को, यानी अपने अंदर जो कुछ वैल्यूज लेता है जो उसको या उसकी सोसाइटी को पसंद है, और उनसे अपनी पर्सनालिटी को लिंक करता है। ठीक है। वैल्यूज जो है हर इंसान की अलग हो सकती हैं। यही रीजन है कि जो डिसीजन होता है एक इंसान का ऑन एन ऑब्जेक्ट या सिचुएशन डिफर, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है आपके वैल्यूज मेरे वैल्यूज अलग होंगे। ठीक है। आपके वैल्यूज आपके किसी फ्रेंड के वैल्यूज से अलग होंगे। तो हर इंसान के अपने जो वैल्यूज हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। Every person develops those values which they consider significant and provide guidance, यानी कि हर इंसान उन वैल्यूज को अपने अंदर डेवलप करता है जो उनके लिए महत्वपूर्वक है, और जिससे उनको लगता है कि उनके लाइफ में कुछ उनको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है। वैसे तो देखो, वैल्यूज यूनिवर्सल होते हैं ग्रुप के अंदर, बट हर इंसान के यूनिक इंडिविजुअल वैल्यूज होते हैं। ठीक है। अगर हम समराइज करना चाहें तो वैल्यू क्या है? इट शुड बी डिजायरेबल, इंसान के लिए ऑब्वियसली डिजायरेबल, जैसे वो जो वो चाहे वैसी चीज। इससे इंसान की जिंदगी मीनिंगफुल बन जाती है, कोई मतलब मिल जाता है जिंदगी को। इट इज एन अट्रैक्शन ऑफ पर्सन फॉर सम ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज को लेके हमारा क्या अट्रैक्शन है, उसके लिए हमारी क्या वैल्यूज हैं। इससे हम अपनी डिजायर्स फुलफिल कर सकते हैं। हर इंसान डिफरेंट के अंदर अलग सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं। सोसाइटी के लिए बहुत ही बेसिक चीज है ये वैल्यूज। ठीक है। और जो किसी ग्रुप के वैल्यूज होते हैं उनको नॉर्म्स कहते हैं। इस यानी इस सोसाइटी की नॉर्म्स हैं कि बहुत सारे आपके जो वैल्यूज है। देखो, ऑब्वियसली आप कहते हो बड़ों से हमें बहस नहीं करनी है ना? ये हमारे मोरल्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं। हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, ये सबसे पहली बात तो डायरेक्ट लर्निंग एंड रिकॉग्निशन है ना, जो हम बचपन में सीधा सीखते समझते हैं पेरेंट्स के थ्रू, घर पे, अपनी सोसाइटी के थ्रू। उस चीज से ये वैल्यूज की डेवलपमेंट हो जाती है। जब बच्चा छोटा होता है तो जो उसको स्कूल में, घर पे, नानी दादी इन्होंने जो वैल्यूज दिए हैं वही उसके लिए वैल्यूज हैं। वहीं से वो सीखता समझता है। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो अपने नेबरहुड या अपनी कम्युनिकेशन मीडिया, अपने पीयर ग्रुप, उन सबसे काफी वैल्यूज सीखते हैं। ठीक है। जो वैल्यूज हम सीख रहे हैं अलग अलग एनवायरनमेंट से, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ अ पर्सन। एक इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल कैसा है उसके बेसिस पे भी बहुत उसके वैल्यूज अफेक्ट करते हैं। सोशल प्रेशर, कि हम किसी वैल्यू को एक्सेप्ट करें या उस वैल्यू को हम रिजेक्ट करें, यानी कि वो वैल्यू हमें अपने लाइफ का पार्ट बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है। किस तरीके से वो वैल्यू हमारे आगे प्रेजेंट हो रही है। एक कोई ऐसी फैमिली हो सकती है जहाँ पे जो मोरल लेवल है वो कम है लेकिन मटेरियलिज्म स्ट्रांग है। ठीक है। वेर एज कोई ऐसी फैमिली होगी जहाँ पे आपका मोरल लेवल बहुत ज्यादा है और मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा भाव, ज्यादा वो नहीं दिया जाता है। ठीक है। वहां पे मोरल्स, मतलब इसको दोबारा थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, कहीं कहीं पे इन मोरल्स को, ये जो बहुत हमारी वैल्यू वाली बातें होती है, उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है। मतलब, और जबकि कुछ घरों में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि मोरल्स की, घर से लेट बाहर नहीं जाना, इतने बजे खाना खाना, इतने बजे सोना है। मतलब ये मॉरल्स या ये वैल्यूज, देखो वैसे ये कोई स्ट्रिक्ट मॉरल्स या वैल्यूज नहीं है, बट हाँ, सबके अपने कुछ संस्कार, कुछ तरीके, तौर तरीके हैं, वो मैं आपको इस चीज से समझाना चाह रही हूँ। तो बच्चा जो है, जो वैल्यूज है, ये किससे सीखता है? अपनी फैमिली पैटर्न और कॉपरेशन से।
चेंजेस इन वैल्यू, अब इन वैल्यूज में चेंजेस कैसे आते हैं? जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने बाहर की सराउंडिंग के काफी लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से, बैकग्राउंड के लोगों से मिलता है, जिससे कुछ वैल्यूज में चेंज आता है। क्योंकि शुरू में तो देखो एक ही तरह के कल्चर में वो बंधा हुआ है, नाना नानी चाचा चाची है ना, मदर फादर सब एक कल्चर के लोग हैं। बट जब वो बाहर निकलेगा बच्चा तो वो अलग तरीके के लोगों से मिलेगा, एंड उससे वैल्यूज में चेंजेस आएगा। हिज ओन लाइफ, और हम चाहे ना चाहे इंसान की अपनी जो जिंदगी होती है उससे भी वो कितना कुछ डेली सीख कर उसके वैल्यूज में, उसके सोच में, पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। ठीक है। जैसे देखो एक लोअर क्लास के बच्चे जो, अगर आप एक लोअर क्लास फैमिली के बारे में सोचो, तो बचपन में माँ बाप उनको सिखाते हैं ना, देखो बच्चा मतलब ऑनेस्टी बहुत अच्छा है, यानी सच्चाई बहुत ही जरूरी चीज है, इंसान को सच बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, है ना, कभी करप्शन नहीं करनी चाहिए। लेकिन लेटर ऑन वो लाइफ में जब जॉब्स में घुसते हैं, ये देखते हैं कि अरे भाई सभी करप्शन कर रहे हैं और हम सीधे साधे बैठ के तो हमें कुछ भी कमाने ही नहीं मिल रहा। तो कुछ कुछ तो देखो अपने मॉरल्स पे टिके रहते हैं, बट कुछ कुछ अपनी वैल्यूज को चेंज कर लेते हैं, है ना, कि अब हम भी करप्शन करेंगे। जैसे पर्सनालिटी इंसान की बदलती है वैसे ही उसकी वैल्यूज भी बदलने लगती है। जो चेंजेस हैं वो 4 एरिया में डिवाइडेड इनटू 4 एरियाज, ताकि हमें इन क्वेश्चन के आंसर मिले। कौन से क्वेश्चन के? व्हेन एंड हाउ मच चेंज अकर्स इन वैल्यू, कब और कितना चेंज होने वाला है वैल्यूज में, और व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ दिस चेंज, ये जो चेंज आ रहा है वैल्यूज में इसका कॉज क्या है। ठीक है। जो 4 एरियाज हैं जिसमें डिवाइड किया गया है वो है वर्क, रिलीजन, न्यू एंड डिफरेंट, और यूज ऑफ मनी। वर्क देखो क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एटीट्यूड अपने काम की तरफ कैसा होता है, बहुत प्रॉपर रहता है ना, उनको जैसे बता के सिखा के भेजते हैं, और वो स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल में जाके काम करना चाहते हैं, टीचर से मतलब मिलना, स्टूडेंट से मिलना, तो ये चीज है। लेकिन जैसे जैसे वो एडोलसेंस में आने लगते हैं ना, तो उनमें एक प्रोटेस्ट करने की वो आ जाती है, प्रोटेस्ट करने की यानी हर चीज में एक लड़ने की, कि मेरे को नहीं करना ये काम, ये मैं होमवर्क क्यों करूं। छोटे बच्चों को जैसे मिलता है ना, वो करते हैं, अपनी कॉपी फटाफट खुद ही लेके बैठ जाते हैं कि काम कराओ। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो ये काम है, जो ये वर्क है ना, इसके इसके अंदर हमारी वैल्यूज चेंज हुई। फिर रिलीजन, जैसे जैसे रिलीजियस वैल्यू बदलती हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो हर तरह की रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी वैल्यूज बदल जाती हैं। हम एक पर्टिकुलर तरीके के रिलीजन को मतलब ज्यादा वो देना चाहते हैं, कि अच्छा अगर मैं सिर्फ यहीं जाऊंगी या मैं सिर्फ इसी कल्चर को फॉलो करूंगी या करूंगा। न्यू एंड डिफरेंट, जैसे कुछ भी नया या कुछ अलग चीज आती है, जैसे खिलौना हो, कपड़ा हो, तो बच्चे के लिए तो वो बहुत अच्छा है, और उसको ही लाइक्स देम, उसको वो क्यों अच्छा लगेगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पुराने से अलग है, बल्कि उसको कुछ नया देखने को मिला। ठीक है। सिमिलरली जो वैल्यूज हैं वो एडोलेसेंस में भी होती हैं। कंटिन्यूअस जो कपड़ों में, हेयर स्टाइल्स में, बिहेवियर में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है। तो वो भी कैसे न्यू चीजों के लिए ओपन होते हैं। यूज ऑफ मनी, देखो वैल्यू जो है वो मनी चेंज भी उसमें काफी रोल निभाती है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए मनी क्या है, एक कुछ चीज को अचीव करने का वो है, तरीका है। ठीक है। एडोलेसेंस के लिए मनी जरूरी है, फ्रीडम के लिए, सोशल स्टेटस के लिए, तो उनके लिए भी पैसा बहुत जरूरी है। ठीक है। और मिडिल क्लास जो लोग हैं वो लोग सेविंग्स को ज्यादा ज्यादा महत्वता देते हैं। ठीक है। उनके लिए सेविंग्स ज्यादा जरूरी है। तो ये इन 4 चीजों के हिसाब से भी हमें ये काफी पता चलता है कि हमारे वैल्यूज में कैसे अंतर आ रहा है। ठीक है। और कितना आ रहा है, क्या कब आ रहा है। देखो क्या मेथड्स या मेजर्स हैं जिनसे हम वैल्यूज को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहला तो है कि वैल्यू के बारे में क्लियर थिंकिंग होनी चाहिए। ये इससे नहीं आएगी कि वैल्यूज जरूरी है, क्यों जरूरी है, ये हम सोचें समझें नहीं, बल्कि जितना हम डिस्कस करेंगे अपनी वैल्यूज के बारे में उतना उसके बारे में हमें क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है। कि कैसे, जैसे कोई एक वैल्यू ले लो आप, मैनर्स। ठीक है। तो आप ये मत देखो कि अच्छा मैनर्स क्यों अच्छी है क्यों नहीं, नहीं, ये देखो कि अगर या इस सिचुएशन में हम मैनरिज्म से बिहेव ना करते तो इससे क्या नुकसान होते, या इससे क्या हमारे काम में बाधाएं आ सकती थी। ठीक है। देन रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन तो साइमल्टेनियसली सारी जगह पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। हमारी कंट्री में भी कुछ लोग जो हैं उनका ये मानना है कि मोरल एजुकेशन को हम रिलीजियस एजुकेशन से अलग नहीं कर सकते, है ना, सिमिलर ही है। क्योंकि आप मोरल्स और आपके एथिक्स ही तो कहते हैं कि ऐसे करो, पूजा पाठ भी करो और अच्छे रहो, सच्चाई का रास्ता लो, तो दे गो हैंड इन हैंड। क्रिएटिव वर्क, सोशल और ह्यूमन वैल्यूज जो हैं वो हम सिर्फ शब्दों से नहीं बयान कर सकते,
एजुकेशन में हमको कुछ बच्चों को टास्क देते हैं ना, हम जैसे क्या टास्क देते हैं, हम कुछ उनको मॉडल्स बनाने देते हैं, हम उनसे कुछ क्रिएटिव चार्ट्स पे वर्क कराते हैं, एक्टिविटीज कराते हैं, है ना। इन सब से हम क्या कर रहे हैं, इन सब के थ्रू हम उनको कुछ मॉरल्स सिखा रहे हैं। जैसे हम उनसे बोलते हैं क्लेanलीनेस पे एक आप चार्ट बना के लगाओ, या ये बनाओ, पोस्टर्स बनाओ। तो हम इन सब क्रिएटिव वर्क के थ्रू कुछ मॉरल्स को डेवलप करा रहे हैं, ठीक है। लेक्चर्स होने चाहिए स्कूल में जिनसे हम जैसे सोशल कल्चरल रिलीजियस ट्रेडिशन के ऊपर, और आपके कुछ स्पीकर्स को बुलाना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ क्रिएटिव तरीके होने चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग सेमिनार्स, सेमिनार्स होने चाहिए, ठीक है, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए। इससे बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि वो ओपन में बोल सकें, सोच सके, समझ सके और अपने लिए वैल्यूज को डेवलप कर सके। तो ये वैल्यूज के बारे में तो हो गया। अब इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी में ये बोला है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एबिलिटी नहीं है, ये कोई एक सिंगल फीचर नहीं है, बल्कि बहुत सारी इंटेलिजेंसेस एग्जिस्ट कर सकती हैं जो कि एक दूसरे से अलग है। तो इसी को मल्टीपल यानी बहुत सारी इंटेलिजेंस कहेंगे। और ये इंटेलिजेंस एक दूसरे से फ्री होती है। फ्री होती का मतलब क्या है? जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान जो है, इफ अ पर्सन इज सुपीरियर इन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे टाइप में भी अच्छा या बुरा होगा। वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो एक दूसरे से म्यूचुअली इंटरैक्ट करते हैं, ताकि एक इंसान, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जिसमें आपको जरूरत हो, तो आप अपनी सारी इंटेलिजेंसेस को मिला के कुछ वे आउट निकाल सकते हो, ठीक है। कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है उनका भी कुछ रिलेशन है आपका मल्टीपल इंटेलिजेंस से। ठीक है, देखो, बट काफी वीक सा ही रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा मल्टीप्लाई का सम बहुत इजीली कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं है ये वो उस बच्चे से इंटेलिजेंट है जो नहीं कर सकता या जिसको डिफिकल्टी होती है। एक बच्चा जिसको ज्यादा टाइम लगता है, हो सकता है वो ज्यादा टाइम लेके मल्टीप्लिकेशन में महारत हासिल कर ले, या फिर वो उस मेथड से ना कर पा रहा हो जल्दी, बट किसी और मेथड से कर ले, ठीक है। गार्टनर के अकॉर्डिंग देखो, कुछ नॉर्म्स हैं जिनको हम सेटिस्फाई कर पाते हैं इन फॉलोइंग एबिलिटीज के हिसाब से। सबसे पहले आपका आता है स्पेशियल। स्पेशियल कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है? जो कि स्पेस या सी जर्नीज में यूज होती है, मेंटल इमेजेस बना के उनको यूज करने में, ठीक है। ये जो आपके सर्जन्स, इंजीनियर्स, पायलट्स हैं वो यूज करते हैं। देन लॉजिकल या लॉजिकल मैथमेटिकल, ये टाइप की इंटेलिजेंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सारी एबिलिटीज, टैलेंट्स या स्किल्स जो कि हमारा रिलेटेड है लॉजिक और मैथमेटिक्स से, ठीक है। इसको हम रीजनिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, इन चीजों में कर सकते हैं डिवाइड, और ये यूजुअली मैथमेटिशियन, फिलोसोफर्स के द्वारा यूज की जाती है। थर्ड हमारा आता है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक कौन सी टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है? जो कि हर तरह के लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, एबिलिटीज, टैलेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ज्यादातर पोएट्स और राइटर्स इस तरह की एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। आपके जो बॉडीली काइनेस्थेटिक्स होते हैं, ये टाइप की इंटेलिजेंस किससे लिंक्ड है? इट इज लिंक्ड विद द एबिलिटीज, टैलेंट्स, स्किल्स जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं एक इंसान की बॉडी के यूज में, ठीक है। जैसे मूवमेंट्स के अंदर, जैसे एक बच्चा अपनी इंटेलिजेंस जो है वो म्यूजिक के रिस्पॉन्स में दिखाता है या स्पोर्ट्स में किसी पर्टिकुलर दिखाते हैं, तो वो ये हो गए। देन म्यूजिकल, ये जो फील्ड है या फिर ये जो आपकी इंटेलिजेंस है, ये उनके लिए है, उन इंसानों के लिए है जिनके अंदर एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है। वो हर तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, म्यूजिक कंपोज कर सकते हैं, उनको साउंड्स, रिदम्स, इनकी नॉलेज हो। देन आपका आता है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल क्या होता है? ये एरिया होता है जब हम खुद की इंट्रा यानी अपने अंदर की कैपेबिलिटीज को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, अपने बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग कि हमारे क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। ज्यादातर फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स जो हैं, इस टाइप की इंटेलिजेंस उनमें होती है। देन आपका इंटरपर्सनल, ये एरिया है जो कि इंटरैक्शन विद अदर, दूसरों से, जिसमें हम दूसरों की एबिलिटीज को जानते और समझते हैं बेटर वे में, ठीक है। देन आपका नेचुरलिस्टिक, ये एरिया है जो कि इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इन समवंस नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, जैसे हम क्लासिफाई कर पाएंगे प्लांट्स, एनिमल्स, रॉक्स। और ये किन लोगों में मिलती है? फार्मर्स, गार्डनर्स, इन लोगों में मिलती है आपको ये, ठीक है। तो गार्डनर के हिसाब से
ऑल डिफरेंट पर्सन हैव दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी हर इंसान के अंदर ये अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस होती है, बट उसकी क्वांटिटी वैरी कर सकती है, किसी में कम किसी में ज्यादा। हर इंसान की इंटेलिजेंस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कि कौन कौन सी इंटेलिजेंस होने वाली है वो अलग रहता है। हम अपनी एजुकेशन के द्वारा अपनी इंटेलिजेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्से में होती है ये सब इंटेलिजेंसेस, और इनको हम या तो ये एक साथ और इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर सकती है। ठीक है, इन इंटेलिजेंस से ही ह्यूमन स्पीशीज जो है वो डिफाइन होती है। तो गार्डनर ने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया है? ग्रुप और अ सेट ऑफ एबिलिटी, ग्रुप या सेट किसका? एबिलिटीज का, जो कि ऑटोनोमस हैं फ्रॉम अदर ह्यूमन कैपेसिटी, बाकी ह्यूमन की कैपेसिटीज से। ठीक है, और इनका एक डिस्टिंक्ट हिस्ट्री है हमारी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पे। अब बेनिफिट क्या होते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के? सबसे पहला, करिकुलम। गार्डनर ने ये कहा है कि करिकुलम जो है वो ज्यादा बैलेंस्ड बन जाएगा जब प्रॉपर प्लेस दी जाएगी आर्ट्स को, कम्युनिकेशन को, फिजिकल एजुकेशन, इन सब चीजों को, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए तो मैथ्स लॉजिक को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लिंग्विस्टिक्स को, लैंग्वेज को उतना फोकस नहीं दिया जाता। इंस्ट्रक्शन, गार्डनर ने ये भी कहा है कि जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स है, जैसे रोल प्लेइंग, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, कोऑपरेटिव लर्निंग, स्टोरी टेलिंग, इनको यूज करना चाहिए। मतलब ये आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस में ये सब यूज हो रहे हैं, तो ये एक फायदा हो गया। देन असेसमेंट, क्योंकि इस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के हिसाब से असेसमेंट मेथड जो है वो, उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना, मतलब कितनी मल्टीप्लिसिटी है इंटेलिजेंस की, तो एक तरीके से अपना असेसमेंट हो सकता है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, इस थ्योरी के हिसाब से सारी तरीके की जो इंटेलिजेंसेस हैं वो हमको अपने सोशल टास्क करने के लिए चाहिए। इसीलिए टीचर्स को ये मान के चलना चाहिए कि सारी तरह की इंटेलिजेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और सबको ही बच्चों को समझाना और सिखाना चाहिए। सब तरह के इंटेलिजेंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हर सब्जेक्ट को, हर चीज को हम अच्छे से समझ और लर्न कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्निंग डिफिकल्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको अपने सीटेड एग्जाम्स जो अप्रोचिंग है उनके लिए कुछ भी गाइडेंस रिक्वायर्ड हो, सो यू कैन लेट अस नो एंड वी विल बी देयर टू असिस्ट यू विद दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।